हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज हम बात करने वाले हैं 50 MCQs के ऊपर। ये MCQs BPSC, बिहार दरोगा, ये जितने भी एग्ज़ाम आते हैं या आने वाले हैं उनमें इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है या पूछने की संभावनाएं हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इवन यहाँ पे बिहार स्पेशल का और साथ ही साथ करंट अफेयर कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, बीपीएससी के पैटर्न पर ये क्वेश्चन होने वाला है। बीपीएससी में यही होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से 3 ऑप्शन सीधे सीधे होता है और चौथा ऑप्शन जो होता है उसमें नन ऑफ दिस ऑप्शन होता है। ये बात याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी मेनली 3 ही ऑप्शन आपको मिलने वाला है। निगेटिव मार्किंग का बात करें तो बीपीएससी में 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग को स्थापित करने की सिफारिश किसने की थी? कुछ टाइम दिया जाएगा, आंसर लगा लेना, एक्यूरेसी मेंटेन करना आप लोग, ठीक है। 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इसका आंसर होगा स्ट्रेचिक कमेटी ने। स्ट्रेचिक कमेटी ने अकाल आयोग को गठित करने की एक सिफारिश की थी लॉर्ड लिट्टन को। लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में ये आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1986 ईस्वी में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो आईएनसी का जितना भी अधिवेशन हुआ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अध्यक्ष कौन है? छोटे छोटे फैक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, नागपुर, मद्रास या नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था दिसंबर 1886 में हुआ था ये कोलकाता में। और इसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने ही सर्वप्रथम भारतीयों की पर कैपिटा इनकम निकाला था और उन्होंने बताया था उस समय कि भारतीयों की पर कैपिटा इनकम कितनी थी? 20 रुपया। नेक्स्ट चलते हैं, बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बांडीवास का युद्ध के बारे में पता होगा। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो बांडीवास का युद्ध हुआ है 1760 ईस्वी में, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ है? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ है। इसमें पराजित कौन होने वाले थे? तो इसमें पराजित हुआ था कौन? फ्रांसीसी पराजित हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सर आयरकूट कर रहे थे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अच्छा, कभी कभी पूछ देता है फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जॉन डी लाली थे, ये भी बात याद रखिएगा। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहे थे जॉन डी लाली। नेक्स्ट, और इसी युद्ध के बाद फ्रांसीसी क्या हो गए? अपने सारी संपत्ति को बेचकर भारत से चले गए थे। नेक्स्ट, उत्तरवर्ती मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम। तो शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल सबसे पहले अगर बात करें तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो ये बैठेंगे 1759 में और रहेंगे 1806 तक। यानी उत्तर मुगल काल में सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। ये अपने पिताजी की हत्या कर देते हैं पटना में और उसके बाद गद्दी ले लेते हैं। आलमगीर द्वितीय का नाम आप सुने होंगे। आलमगीर द्वितीय जिसके समय में प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। ये छोटी छोटी बातें आ जाती है। तो शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम जो हमारा था वो था अली गौहर। अब ये अजीजुद्दीन कौन है? तो अजीजुद्दीन और कोई नहीं है, अजीजुद्दीन है आलमगीर द्वितीय। अब शाह आलम द्वितीय के बारे में छोटी छोटी फैक्ट, इंपॉर्टेंस क्या है पहले सुनिएगा। शाह आलम द्वितीय वो मुगल बादशाह है जिसने बक्सर के युद्ध में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की संयुक्त सेना लड़ा था किससे? अंग्रेज से। उसका नेतृत्व कर रहा था कौन? हेक्टर मुनरो। शाह आलम द्वितीय के समय में पानीपत का युद्ध हुआ 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें मराठा पराजित हुआ था। तो ये छोटी छोटी बातें पूछ लिया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, अली गौहर। नेक्स्ट, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाट एसोसिएशन के गठन का उद्देश्य क्या था? ये संस्था का गठन किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस का विरोध करना और इसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हो चुके थे, लेकिन वो नामात्र का था। सर सैयद अहमद खान ने 1888 ईस्वी में कांग्रेस के विरोध करने के लिए बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर ये यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाट एसोसिएशन की स्थापना किए थे। तो याद रखिएगा कौन किया था, कब किया था और किसकी मदद से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के विभाजन संबंधित बाल्कन प्लान का खाका तैयार किया था? भारत का विभाजन, बाल्कन प्लान, विभाजन कब हुआ है भारत का? 1947 में। अब 1947 में भारत के वायसराय कौन है? बिल्कुल सही है, लॉर्ड माउंटबेटन होंगे।
तो लॉर्ड माउंटबेटन ही था। माउंटबेटन योजना खारिज हो गई थी, उसके बाद ही ये बालकन प्लान का आयोजन किया गया था और भारत के कुछ नेताओं के साथ मिलकर संयुक्त रूप से ये प्लान आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे? लेवल थोड़ा है एग्जाम का क्वेश्चन का, और क्वेश्चन ऐसे ही मिलने वाला है, ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला कि आप ऊपर से पढ़ के निकल गए और काम चलने वाला है ना, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फ्रेजर आयोग, फ्रेजर आयोग का संबंध किससे था? भूमि सुधार, न्यायिक सुधार, पुलिस सुधार या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर ऐसा ऑप्शन, तीन ही ऑप्शन तो रहता है जनरली, चौथा ऑप्शन रेयर ही मिलेगा जो आंसर हो सकता है, यानी 33.1/3% चांसेस है कि आप सही कर लो अगर तुक्का मारो तो। एलिमिनेट करके भी आंसर मार सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, पुलिस सुधार। ये फ्रेजर आयोग की स्थापना ये 1902 की बात है, जिस समय लॉर्ड कर्जन थे भारत के वाइसराय, और कर्जन के कार्यकाल में ये आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। और इसमें बात किया गया था पुलिस की सुधारिये, वेतन के बारे में बात किया गया था, उनके रख रखाव के बारे में, और ब्रिटिश सेना को बढ़ाने के बारे में बात की जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुंडा जनजाति की खुटकटी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी? खुटकटी व्यवस्था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और जेपीएससी के लिए टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। काश्तकारी अधिनियम, काश्तकारी अधिनियम 1908 के बारे में बार बार पूछता है। तो खुटकटी व्यवस्था लाई गई थी 1903 ईस्वी में। इसके पश्चात 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर के काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ, जिसमें इनके संयुक्त काश्तकार अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई। और ये अधिनियम लाया गया था मुंडा आंदोलन के बाद, और मुंडा आंदोलन हुआ 1899 से 1900 के बीच में। बिरसा मुंडा जो एक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, उनका कृत्य ऐसा था कि झारखंड में वो देवता के रूप में पूजे जाते थे, उनके काम भी वैसे ही रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, महिलाओं के लिए शारदा सदन और मुक्ति सदन की स्थापना क्यों की, किसने किया था? शारदा सदन और मुक्ति सदन, शारदा सदन और मुक्ति सदन की स्थापना केशव चंद्र सेन, बहराम जी मालावाड़ी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों में से अधिकतर लोग मारे होंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो बिल्कुल गलत है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पंडित रमाबाई थी, पुणे की पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना 1881 ईस्वी में की थी। आर्य महिला सभा 1899 में उन्होंने महिलाओं को शिक्षा देने के लिए शारदा सदन की स्थापना की थी। और वैसी महिलाएं जो अनाथ समझिए हैं, जो आश्रय विहीन है, निराश्रित है, उनके लिए मुक्ति सदन की स्थापना की गई थी। तो जो पंडित रमाबाई हैं, हमारे इतिहास में, आधुनिक इतिहास में कुछ ऐसी महिलाएं रही जो अग्रसर रही और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काफ़ी हद तक लोगों का सपोर्ट किया, जिसमें एक रमाबाई भी आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल अगर आपको पता है तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो वारेन हेस्टिंग के समय में ये घटना कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना, बिल्कुल सही है। मंगलौर की संधि, ये भी सही है। पिट्स इंडिया एक्ट, ये भी सही है। वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हैं, बढ़िया से सुनिएगा। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग अंतिम गवर्नर बंगाल का और पहला गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में मंगलौर की संधि भी हुई थी, पिट्स इंडिया एक्ट भी आया था। पिट्स इंडिया एक्ट, रॉलेट एक्ट की जांच, सॉरी वो क्या कहते हैं, 1772 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट के जांच के लिए पिट्स इंडिया एक्ट की स्थापना की गई थी। और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना भी किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे सर एलिजा एम्पे। नेक्स्ट, 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद निम्नलिखित में से किस जगह कांग्रेस विधानमंडल मंत्रिमंडल गठन नहीं हुआ था? तो जब 1937 में चुनाव हुआ था तो कांग्रेस ने भारत के 6 प्रांतों में अपना सरकार बनाया था। 6 प्रांत में कौन कौन है? 6 प्रांत, तो उस 6 प्रांत के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक हमारा 6 प्रांत में हो जाएगा, एक हमारा बिहार का क्षेत्र, इसके बाद हो जाएगा महाराष्ट्र का क्षेत्र, इसके बाद सौराष्ट्र का क्षेत्र हो जाएगा, सौराष्ट्र, मद्रास, मध्य प्रांत और दक्षिण प्रांत के बारे में, दक्षिण प्रांत। ये 6 क्षेत्र में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, ठीक है, जिसमें मद्रास और बाद में असम में भी ये सरकार बनाने में सफल हो गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल। बंगाल में कांग्रेस 1937 के चुनाव में अपना सरकार बनाने में नाकामयाब रही थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति के विरुद्ध
अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, गांधी जी ने उपयुक्त कथन कब बोला था? तो गांधी जी के ढेर सारे कथन हैं और कोई भी एक कथन उठा के प्लेस कर देगा और क्वेश्चन रेज कर देगा, जैसा कि यहाँ का किया गया है। तो गांधी जी इस बारे में बात करते हैं कब? अब यहाँ पे देखो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है, क्विट इंडिया मूवमेंट, और यहाँ पे हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये तीनों का तीनों आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। और नमक कानून याद है ना, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक गांधी जी अपने कुछ साथियों के साथ साबरमती से दांडी की यात्रा करते हैं और टोटल 24 दिनों का समय इसमें लगने वाला है। और इसी दौरान गांधी जी ने यह नारा दिया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा नेक्स्ट। सेडिशन कमेटी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सेडिशन कमेटी, रॉलेट एक्ट, सांप्रदायिक निर्वाचन, मार्ले मिंटो। तो सेडिशन एक्ट भारत में आया है 1970 में। अब 1970 के आसपास कौन सी घटना हुई है? तो रॉलेट एक्ट आया है। काला कानून 1919 में आया था। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाला था तो भारतीयों को ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज यानी ब्रिटिश हमारे लिए कुछ सुधार का काम करेंगे, लेकिन ये सेडिशन कमेटी एक आती है और सिफारिश करती है कि भारत में रॉलेट एक्ट ला देना चाहिए, और इसके तहत भारत ने आंदोलन भी किया था, स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट, सरपंच अपना त्यागपत्र किसको देंगे? पंचायत। बिहार में जो बच्चा बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उन्हें पंचायत बढ़िया से पढ़ लेना चाहिए। पंचायत में कुल कितने अनुच्छेद है? 16 अनुच्छेद है, ठीक है। 243 से लेकर 243 ओ तक है। पंचायत के बारे में भाग का बात करें तो 9 आता है, अनुसूची का बात करें तो 11 आता है, ठीक है। आर्टिकल 40 में भी पंचायत के बारे में यानी डीपीएससी में भी पंचायत के बारे में बात कही गई है। सरपंच के बारे में बात कर रहे हैं तो सरपंच अपना त्यागपत्र देगा पंचायत समिति के विकास अधिकारी को। नेक्स्ट, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। जो ब्लॉक त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है ना, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की नियुक्ति की जाती है। तो ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत होते हैं वो प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं जो जिला को भी देखते हैं और ग्राम पंचायत को भी ये देखते हैं। नेक्स्ट, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, अध्यक्ष कौन थे? कभी कभी ऐसा क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल का दे देता है। तो इसके अध्यक्ष थे हमारे MN वेंकटचलैया साहब, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार में सबसे ऊंचा पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है? सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति नहीं है, तो राष्ट्रपति मानने की जरूरत नहीं है। गृह सचिव, रक्षा सचिव, मंत्री सचिव, मंत्रिमंडल सचिव या दिल्ली का उपराज्यपाल? तो दिल्ली का उपराज्यपाल यार खारिज हो जाएगा वैसे, और रक्षा सचिव भी खारिज हो जाएगा। अब गृह सचिव बचेंगे या मंत्रिमंडल सचिव बचेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 आपको पता होगा धन विधेयक से संबंधित है, और धन विधेयक के बारे में बहुत सारी बातें पूछी जाती है। जैसे में धन विधेयक को कहाँ लागू किया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में? तो लोकसभा में। धन विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति से पूर्व सहमति लेनी पड़ती है, ठीक है। धन विधेयक अगर राज्यसभा में जाती है तो 14 दिन के भीतर राज्यसभा को लौटा देना होगा लोकसभा को। धन विधेयक पे राज्यसभा कुछ भी नहीं कर सकती है, बस सिफारिश कर सकती है अगर उसे ऐसा लगा तो। लेकिन अगर लोकसभा ना भी किया तो धन विधेयक के मामले में राज्यसभा कुछ नहीं बोलेगी, ठीक है। तो ये सारी बातें धन विधेयक में आती है। तो धन विधेयक के मामले में परिभाषा में क्या सम्मिलित है? टैक्स लगाना समाप्त करना या उसके विनियमन का प्रत्याहार करना? बिल्कुल सही है। धन की उधारी का विनियमन करना, ये भी सही है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी सही हो जाएगा। भारत की संचित निधि से धन को विनियोग करना, धन जो निकाला जाता है तो धन विधेयक के जरिए निकाला जाता है, और एक संचित निधि से डायरेक्ट फंड भी निकाला जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर आप लोग जानते होंगे। प्रोटेम स्पीकर यानी लोकसभा का जब नया नया चुनाव होता है उस समय लोकसभा तो भंग रहता है, ना तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ना तो वहाँ से के मेंबर होते हैं। उसी दौरान प्रोटेम स्पीकर नियुक्त की जाती है, और प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने का मुख्य मकसद होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। और जैसे ही अध्यक्ष बन जाते हैं, अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष को मनोनीत करेंगे, और जब अध्यक्ष अपने सीट पे बैठ जाएंगे तो प्रोटेम स्पीकर अपनी जगह को खाली कर देंगे। तो ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। आर्टिकल 94 का 2 ये आप लोग जानते होंगे
इसके तहत लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत के जरिए हटाया जाता है। 2/3 बहुमत मत मारिएगा, यहाँ पे 2/3 बहुमत है। लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, ऐसा नहीं होता है, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा बी। कुछ लोग को लग रहा होगा कि ए होना चाहिए, ना ए नहीं बल्कि बी होगा। नेक्स्ट, कृष्णा नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? ज्योग्राफी का सेक्शन आ गया, मेरा हिस्ट्री खत्म हो गया, पॉलिटी भी 3-4 हम लोग देख लिए, अब हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी। पहला क्वेश्चन है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो हमारा है वो महाराष्ट्र का क्षेत्र है। महाराष्ट्र से कृष्णा नदी निकलती है और पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है? पेनगंगा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, मूसी, ये सारी की सारी नदियां जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। सहायक नदी से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो अच्छे से सहायक नदी कर लीजिएगा। रिवर से क्वेश्चन हमेशा आपको एक देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनकोट्टा दर्रा, वो दरसा नहीं है दर्रा है, निम्न में से किसे जोड़ता है? तो मैं आपको बताया था कि हमारा पश्चिमी जो घाट है, ये जो भारत का हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है भारत का, ये वाला हिस्सा, अब इसमें मैं आपको दर्रा के बारे में बताया था। अब किस किस दर्रे के बारे में बताया था? तो एक दर्रा यहाँ पे थे, एक दर्रा यहाँ था, एक यहाँ और एक यहाँ। पालघाट, थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकोट्टा दर्रा, ये 4 दर्रा हमारा पश्चिमी घाट पे है। पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री कहते हैं। तो जो सेनकोट्टा दर्रा है वो दक्षिण में है, केरल के राज्य में। अगर केरल के राज्य में है तो हमारा 2 तो एलिमिनेट वैसे ही हो जाने वाला है। अब हमारे कौन बचे? 2 बचे, एक तिरुवनंतपुरम से मदुरै, एक कोयम्बटूर से कोच्चि। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? तिरुवनंतपुरम से मदुरै। नेक्स्ट चलते हैं, दर्रा से क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं। सेनकोट्टा दर्रा देख ही लिया आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे निम्नलिखित में से कौन तटीय स्थलाकृति नहीं है? ठीक है, तो तटीय स्थलाकृति में क्या होगा? स्टैक, पुलिन, टोबोलो, डोलाइन। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, जबरदस्ती यार मत लगा दो, निगेटिव बनथाड़ होता है और काफ़ी मैटर करता है ये। अगर 3 गलत कर दिए ना तो एक आंसर आपका सही कट जाने वाला है। और बीपीएससी में कट ऑफ ही कितना जाता है? अप्रॉक्स 90 के आसपास, 90 से 92, 93 के आसपास, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं होगा आउट ऑफ 150। और अगर आप ज़्यादा निगेटिव ले लोगे तो स्कोर आपका वैसे भी गिर जाने वाला है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। भगवान भरोसे आंसर नहीं कर देना है कि नहीं हाँ यही आंसर होने वाला है, मारना ही है हमें। भारत में पाई जाने वाली गद्दी जनजाति किस राज्य में? गद्दी के बारे में पूछता है, थारू जनजाति के बारे में पूछता है, गोंड जनजाति के बारे में पूछता है। तो गद्दी जनजाति हमारी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, गोंड जनजाति झारखंड में पाई जाती है, गारो खासी जनजाति हमारी मेघालय के क्षेत्र में पाई जाती है। तो जनजाति से क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कपास के उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा वाक्य आदर्श वाक्य है? तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, गुजरात और महाराष्ट्र मुख्य उपयुक्त राज्य है, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। तो अगर तापमान के बारे में मैं क्लास में जब इसके बारे में पढ़ा रहा था, मृदा के बारे में, तो मैं सारी बातें मैं मेंशन किया हूँ, ये भी और ये भी। तो बच्चे देख रहे होंगे जो इनका आंसर इजीली लगा सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक। गुजरात, महाराष्ट्र, इवन कुछ कर्नाटका का क्षेत्र भी इसमें शामिल है, दक्कन का पठार है, काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाए जाने वाले कोनधारी वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? कोनधारी वन के बारे में बोला जाता है तो कोनधारी वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जो काफ़ी ऊंचे क्षेत्र पे होते हैं, और ऊंचे क्षेत्र पे इतना ऊंचा मत चले जाना कि बाहर निकल जाना, बर्फीला क्षेत्र में नहीं जाना है। ये पाए जाते हैं 2500 से 4500 मीटर के बीच में। नेक्स्ट, सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन सी है? अब ज्वालामुखी से तो क्वेश्चन बनता है, ऐसा क्वेश्चन तो आता भी है, जल संधि से भी क्वेश्चन आता है। किलाऊ, वैरनदीप, कोटोपैक्सी, उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो किलाऊ ये भी सक्रिय है, बैरन ये भी सक्रिय है, अंडमान निकोबार द्वीप पर है। किलाऊ हमारा अमेरिका में हो जाएगा और हमारा कोटोपैक्सी इक्वाडोर में हो जाएगा, ठीक है। अगर ज्वालामुखी पढ़े होगे तो ये सारे पढ़े होगे, तो इसका आंसर भी हो जाएगा हमारा डी, यानी उपयुक्त में से 1 से अधिक। नेक्स्ट, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? अब आ गए हम लोग साइंस पे। साइंस में ये क्वेश्चन है हमारा किसका? तो फिजिक्स का। परम शून्य ताप कितना होता है? तो परम शून्य ताप माइनस केल्विन में जाएगा और डिग्री सेल्सियस में भी जाएगा। तो इसका आंसर ये भी होगा और इसका आंसर ये होगा, तो आंसर हो जाएगा डी। एक्चुअल में परम शून्य तापमान का आयतन जो होता है वो कभी भी 0 डिग्री नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी ये एक मानक समय है जिसको मान लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ऑर्केस्ट्रा में सुरीला गाना गा रहा है
तो उसके आवाज़ में निम्न में से क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, ये अभी अभी मैं 2 दिन पहले क्लास में करवाया था इसके बारे में, इंटेंसिटी, पिच, क्वालिटी, ठीक है। तो इसमें मैटर करता है तीव्रता भी, तारत्व भी और गुणता भी। तीव्रता मतलब होता है आवाज़ कितना जोर से है या कितना धीमी गति से है। तीव्रता मतलब होता है वो कैसी आवाज़ है, सुरीली है, पतली है कि मोटी है। तो ये सारे मैटर करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यदि एक्स तत्व का परमाणु संख्या 11 हो तो परमाणु संख्या किसका 11 होता है, तो आप लोग जानते होंगे सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11, और इसका मात्रा संख्या यानी परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो परमाणु द्रव्यमान इसका होता है 23, ठीक है। अब अगर बोल रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग बनाएंगे तो 2 8 1 में टूटेगा, और यहाँ पे बोल रहा है कि सर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10 बचे। अब ये बता दो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 बचे तो परमाणु संख्या कौन सा ऐसा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 10 होती है, नियोन की होती है, और नियोन एक अक्रिय गैस है ये, तो ये तत्व कैसा बन जाएगा, तो ये नियोन जैसा व्यवहार करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। ये सारी बातें भी हम अच्छे से बता चुके हैं केमिस्ट्री में। नेक्स्ट, यदि 2 समतल दर्पण का एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रखे गए हो तो उनके बीच में रखे गए किसी वस्तु में बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। 2 समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, और दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, तो कोण दर्पण कितना बनेगा ये बताना। इसका छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, 360 डिग्री बटे थीटा डिग्री माइनस 1, यानी 360 वैसी रहेगा, थीटा का मान रखेंगे 90 और माइनस 1 करेंगे, यानी यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट, नाइक्रोम तार की निम्न में से क्या क्या विशेषताएं होती है। नाइक्रोम तार हीटर में इस्तेमाल किया जाता है। आप देखते हो कि 1000 वाट का, 2000 वाट का, 2500 वाट तक का आता है, यानी इसका मतलब क्या कि इसका गलनांक उच्च होगा। अब देख लेते हैं, उच्च घनत्व भी होगा, बिल्कुल, गलनांक भी उच्च होगा और प्रतिरोध भी उच्च होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। नेक्स्ट, देख लेना, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। कोई क्वेरी होगी तो आप मैसेज करके हमें बता सकते हैं कमेंट में कि हाँ ये करना है वो करना है। RH फैक्टर के बारे में बात करते हैं, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के बारे में बात कर रहा है। तो जब ऐसे पुरुष, अगर कोई RH प्लस वाले पुरुष का विवाह RH माइनस वाली महिला के साथ हो जाता है तो उनके जो भी संतान होते हैं वो गर्भ में ही उनका देहांत हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये होगा इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेसिस। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, संवेदी सूचनाओं को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है। संवेदी सूचना यानी कि हमारा सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, तो इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गन है जो आपके सेंसिटिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो सेंसिटिव सिस्टम को कंट्रोल करता है हमारा थैलमस। थैलमस अग्र मस्तिष्क का भाग है जो 5 ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल करने का काम करता है। हाइपोथैलमस आप जानते होंगे, भूख, प्यास, प्यार, मोहब्बत, ये सब यही हाइपोथैलमस ही कंट्रोल करता है। अगर सेरेबेलम के बारे में बात करें तो ये पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा होता है और ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, थैलमस। नेक्स्ट चलते हैं, हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, इवन ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। हलवा समारोह कब किया जाता है, स्वतंत्रता दिवस समारोह, बजट तैयार करने की प्रक्रिया, राष्ट्रीय महिला दिवस या गणतंत्र दिवस समारोह पे। ये क्वेश्चन अभी मैं 3-4 दिन पहले मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा था, क्योंकि बजट पेश होने वाला था 1 फरवरी को। बजट पे फरवरी के पहले वीक में बजट आता है और उसी बजट के समय ही हमारा हलवा समारोह की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये करंट का क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जैसा ही प्रधानमंत्री सूर्य योजना है, सूर्य किरण योजना। इसमें छत पे सौर पैनल लगाने की बात की गई जिससे बिजली में कटौती होगी, बचाव होगा। तो इसमें क्या होगा, रूफटॉप सोलर पैनल के बारे में बात करता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, किसे प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया है बिल्कुल सही 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को, यानी जो हॉस्पिटल यूपी में है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है। एक नया खेल गतिविधि, एक अनुभवनात्मक शिक्षा कार्यक्रम, एक छात्रवृत्ति पहल या एक सरकारी योजना, रोजगार योजना। तो प्रेरणा जो हमारा है एक छात्रवृत्ति पहल है। नेक्स्ट,
भारत का सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? भारत का सबसे लंबे पुल जिसे अभी अभी शिलान्यास किया गया है फरवरी के महीने में, नाहवा सेवा अटल सेतु पुल इसका नाम दिया गया है। महाराष्ट्र में ये स्थित है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब दिया गया? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं और ये पेंच टाइगर रिजर्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं, पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन महाराष्ट्र के नासिक में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है? ये बीपीएससी में 67 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही 12 जिला। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? वही है जो क्षेत्रफल के मामले में बिहार का सबसे बड़ा जिला है, वही है जहाँ एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, वही है जो नेपाल और यूपी के बाउंड्री को शेयर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में? उदंतपुरी नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय और एक था विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में और उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में था, जिसका निर्माण कराया था पाल वंश के शासक गोपाल ने। ठीक है। नेक्स्ट, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? पाटलिपुत्रा, बराबर, राजगीर से, उपयुक्त में से सभी। तो मौर्य, यहाँ पे अशोक के बारे में बात होगा, यहाँ से तो अशोक का गुफा मिला है और दशरथ का भी गुफा। पाटलिपुत्रा से एक राजप्रसाद मिला है, ये भी सही हो जाएगा। और राजगीर में जो स्तूप बनाया गया है ये भी। और जो हमारा नालंदा वो सोन भंडार आप देख रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि सोन भंडार का निर्माण भी अशोक के शासनकाल में ही बनाया गया था आजीविकों के रहने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अच्छा, जनरली ऐसा देखा गया कि जब ऑप्शन उपयुक्त में से सभी हो ना तो आंसर इसका यही होता है, लेकिन ऐसा दुविधा में मत रहना। ठीक है। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के पाटन में कौन सा कारण? पाटन नहीं, पतन होगा, ये पतन है। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? क्या विदेशी आक्रमण शामिल नहीं है पूछ रहा है। बढ़िया से सेंटेंस को, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, प्राइमरी पर्पस होता है क्वेश्चन को पढ़ना। लोग क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते और आंसर गलत कर देते और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाता है। विदेशी आक्रमण, अयोग्य शासक, प्रांतीय विद्रोह और आर्थिक संकट। तो विदेशी आक्रमण तो मौर्य साम्राज्य में हुआ था, कुछ कर नहीं पाया उससे, विदेशी आक्रमण से कुछ प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे शासक हुए कि आप समझ ही रहे हो, किसी से सुनते ही नहीं थे ये लोग। तो ये भी गलत हो जाएगा। अयोग्य शासक, सारे के सारे शासक लगभग योग्य ही थे। ठीक है। अच्छा, आर्थिक संकट या प्रांतीय विद्रोह, आर्थिक संकट उसमें होगा नहीं क्योंकि उनका राज्य धन्य धान्य से परिपूर्ण था। प्रांतीय विद्रोह भी नहीं होगा, प्रांत में कोई विद्रोह करेगा नहीं। अयोग्य शासक, उत्तराधिकारी जो आए अशोक के बाद, जो कुणाल आए, तो उनके बाद कुणाल कौन थे? अशोक का पुत्र जो था ना संघमित्रा, और एक और कौन थे? अशोक ने अपने पुत्र संघमित्रा और उनका एक पुत्र था ना, पुत्र का नाम कमेंट में करना भी मैं भूल रहा हूँ, दोनों को भेजा गया था श्रीलंका। किस लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है। एक संघमित्रा था और एक और कौन था? ठीक है, याद आएगा तो बात करेंगे। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल क्या है? नकदी फसल किसे कहते हैं? नकदी को ही जयात फसल कहते हैं। ठीक है। वैसी फसल को नकदी फसल कहा जाता है जिसे खेतों से ही बेच दिया जाता है, जिसका भंडारण करना उचित नहीं होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन? गन्ना। बिहार में तो चाय होता भी नहीं है, रबड़ होता भी नहीं है, कॉफ़ी भी नहीं होता है, तो आंसर हमारा गन्ना ही हो जाएगा। कॉफ़ी पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में होता है। इलिमेशन टेक्निक यहाँ काम कर जाएगा। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी? अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो आपका आंसर सही, नहीं आता है तो कोई यहाँ पे कोई टेक्निक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। आता है तो भी हो सकता है सही। अशोक काशी स्तंभ स्थित है। अशोक का जो काशी स्तंभ था वो कहाँ स्थित था? गया में, पटना में, वैशाली में, में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। स्तंभ के बारे में सुने होंगे। ठीक है। स्तूप था, स्तंभ था और राजप्रसाद के बारे में। और मौर्य काल से मेंस में क्वेश्चन भी आते हैं कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में नक्सलवाद का शुरुआत किस जिले से हुई थी? नक्सलवाद का शुरुआत तो और कहीं से नहीं हुआ था, हमारा भोजपुर के क्षेत्र से हुआ था। अब आप लोग हमें कमेंट में बताना भोजपुर किस प्रमंडल में शामिल है।
नेक्स्ट चलते हैं। तो यहीं तक हमारा आज का था। 50 क्वेश्चन हम लोग अच्छे से कर लिए हैं। अगर कोई डाउट होगा आप कमेंट करके हमें बताना कि हाँ ये डाउट हमें रह गया है। क्वेश्चन इसी लेवल के आएंगे, 3 ही ऑप्शन जनरली आप देखा जाता है एग्जाम में आते हैं, लेकिन निगेटिव मार्किंग पे ध्यान देना। तो ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, तैयारी कीजिए, अच्छे से रहिए। मिलते हैं फिर हम इसी तरीके के कल एक सेट लेकर। बाय।